हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने सारे कैसे लिखने सेल रिएक्शंस वो सब देखे थे। आज मैं आपको बात करने वाली हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के बारे में, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SHE। क्लियर? अब ये SHE क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले थोड़े बहुत जो मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है, हाफ सेल्स रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। लेकिन आप ध्यान रखना कि आप जैसे आप इंडिविजुअल हाफ सेल्स की बात करते हो, उसको हम इंडिविजुअली पोटेंशियल हाफ सेल्स का मेजर नहीं कर सकते। ओके आपको जब पोटेंशियल का मेजर करना पड़ेगा ना, तो साथ में ही पूरा एक सेल रिएक्शन होगा, तभी आप कर पाओगे। तो वी कैन मेजर, हम मेजर करेंगे ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हम डिफरेंस मेजर कर सकते हैं दोनों ही हाफ सेल पोटेंशियल्स के, दैट वो जो हमें EMF देगा सेल का। क्लियर है ना? तो वो हमें क्या देगा, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है ना? अब उसके बाद हम कह सकते हैं, हम पोटेंशियल जो चूज करते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रोड का, मान लो कि एक हाफ सेल का, ठीक है, उसके बाद जो अदर हाफ सेल है उसको हम डिटरमाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर हमें पता चल गया है पोटेंशियल हाफ सेल का, तो हम अदर उसको जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम इजीली कर सकते हैं ना। पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं आर्बिट्री, ऐसे नहीं। तो अकॉर्डिंग टू हम कन्वेंशन के हिसाब से, यानी SHE के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाफ सेल, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE, है ना, इसमें ना बेटा ये अकेला हाइड्रोजन ही है, इस वजह से स्टैंडर्ड है। हाइड्रोजन या और कोई इसमें इन्वॉल्व है नहीं ना। पहले कैसा था, जिंक था, कॉपर था, इस टाइप में थे, बट ये स्टैंडर्ड है, अलग ही है, एक ही हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व है, इस वजह से। क्लियर? तो इसमें आप देखोगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हम कहते हैं, क्लियर, ये आपको फिगर दे के रखी है बुक में, बहुत ही अच्छा है, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे सेल रिएक्शन से। किस टाइप में मैं आपको बताती हूँ। प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस, H+ एक्वस, इस टाइप में हम लिखते हैं, और इसको हम असाइन करते हैं एज ए जीरो पोटेंशियल हर एक टेम्परेचर पे, एट ऑल टेम्परेचर। तो आप अगर इसको क्या असाइन करोगे, जीरो पोटेंशियल पे, ठीक है, जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर, यानी ये असाइन हो गया जीरो पोटेंशियल पे। हर एक टेम्परेचर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ, तो ये एक कांस्टेंट, एक जीरो पोटेंशियल पे काम कर रहा है। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपको अभी बताऊंगी कि प्लेटिनम क्यों है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्यों है, H+ क्यों लिया हमने यहाँ पे। क्लियर? तो आप लोग प्लीज बने रहिए। अब इसके बाद देखो, आपको क्या बोला है कि हाइड्रोजन जो है उसका आपको सेल रिएक्शन लिखनी है। तो आप कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन अकेला है तो H+ प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स हाफ H2, राइट। तो देखो एक H+ है, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया उसने, तो यहाँ पे क्या आ गया, हाफ H2, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन हाइड्रोजन के लिए हो रही है। ओके, तो ये जो था इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? जिसमें मैं आपको देखो फिगर अभी ड्रॉ करके बताती हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें ये एक बीकर लेना है। क्लियर? मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग अच्छे से बुक में फिगर 3.3 दे के रखा है, आप लोग देखना। सबसे पहले उसमें ये आपके पास प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, इस टाइप में, इस टाइप में दिया है। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लैटिनम कोटेड, PT कोटेड, प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल, ऑन प्लैटिनम फॉइल। आपने ये सब फॉइल सुना होगा। 1 इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है, 1 मोलैरिटी एंड H+, इतना है इसका कंसंट्रेशन। और यहां से आप देखोगे कि H2 गैस जो है, गैस निकलेगी, जो कि 1 बार स्टैंडर्ड है ना प्रेशर। 1 बार प्रेशर मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर हुआ 1 बार, यानी कि आपका स्टैंडर्ड STP पे हम लेते हैं 1 बार प्रेशर। ओके, इस स्टेप पे आपको देख रखा है, इस स्टेप में जा रहा है।
ये सॉरी, इसको नीचे तक पूरा बनाना ऐसे। ओके, ये आपको फिगर दिया है, इसमें देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये देखो ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोड है, दैट इज व्हाट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, पीटी जनरली हम यूज करते हैं फॉर व्हाट एसएचई में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के अंदर 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन आएगा कि आप एसएचई में कौन सा इलेक्ट्रोड का यूज करते हो, दैट इज प्लैटिनम। ओके, तो देखो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को जो हमने यहाँ पे लिया है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, उसको हम कोट मतलब उसको हम कोटेड यानी कोट कर रहे हैं प्लैटिनम फॉइल के साथ, जो कि ब्लैक कलर का, ऐसे इसको कोटिंग इसके ऊपर है ना प्लैटिनम की ऐसे से कोटिंग कर दी जाती है, ब्लैक कलर का फॉइल हो जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर से। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है ना वो डिप्ट किया है एसिडिक सोल्यूशन में, आप देख रहे हो इसमें मैंने यहाँ पे H+ लिया है, ये जो है ना बेटा इस इलेक्ट्रोड प्लैटिनम को डिप किस में किया है, H+ एसिडिक सोल्यूशन के अंदर। ओके, इसमें डिप कर दिया एसिडिक सोल्यूशन में, और इसमें प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू आउट। और आप देखोगे यहाँ से जो है ना फिगर में भी आपको अच्छे से दिखेगा कि हाइड्रोजन गैस आपको इस टाइप में बबल्ड दिखेंगे ऐसे, ये आपको हाइड्रोजन गैस प्योर, एकदम प्योर, बिकॉज इसमें कोई मिक्सचर है ही नहीं, तो प्योर हाइड्रोजन गैस आपको दिखेगा जो आपके बबल्ड हो रहे हैं, है ना, बबल समझ रहे हो आप लोग, इस टाइप में बबलिंग हो रहा है गैस का, क्लियर। अब इसका जो कंसेंट्रेशन है ना दोनों का, बोथ द रिड्यूस्ड एंड द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन एट यूनिटी, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बारंबार ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस दोनों हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंसेंट्रेशन है दोनों रिड्यूस्ड फॉर्म का और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हाइड्रोजन का, वो मेंटेन हो रहा है एट 1 यूनिटी पे, 1 बार, इस वजह से एट स्टैंडर्ड लिया है हमने, तो यूनिटी पे एकदम मेंटेन्ड है, क्लियर। अब यहाँ पे इस वजह से इसको स्टैंडर्ड बोला है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो 1 इक्विलिब्रियम पे यूनिटी पे मेंटेन हो जाए, क्लियर। अब ये इंप्लाई ये हमें बताता है कि दैट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार, आप देख रहे हो कि 1 बार प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का, क्लियर। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है सोल्यूशन के अंदर, आप देख रहे हो कंसंट्रेशन आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन का जो है वो इन द सोल्यूशन इज 1 मोलर, ये देख रहे हो आप 1 मोलर है, 1.00 मोलर। आप देखोगे कंसंट्रेशन भी 1 है, हाइड्रोजन में प्रेशर भी 1 बार है, दैट मीन्स ये यूनिटी मेंटेन कर रहा है, बात क्लियर है। ओके, तो ये था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है इस टाइप में बाहर वैक्यूम एज अ ये होल बना दिया जाता है, जिससे कि वो बाहर निकल जाता है, एज अ बबल थ्रू आउट बाहर आता है, क्लियर। ये आपको पूरा फिगर था रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब आप देखोगे 298 केल्विन टेम्परेचर, यानी एक नॉर्मल हमारा 298 हम क्या लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं, है ना। 298 केल्विन टेम्परेचर में ईएमएफ जो है सेल का वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो आप कह सकते हो कि हम कह सकते हैं सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड उस टाइम पे हो जाता है बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड रेफरेंस सेल एंड द अदर हाफ सेल एज कैथोड गिव्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑन दी अदर हाफ सेल। यानी कहने का मतलब इतना ही है कि आप टेम्परेचर 298 लेते हो तो क्या होता है कि आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, वो सेकंड मतलब कि एक सेकंड हाफ सेल कंस्ट्रक्ट कर लेता है, उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एनोड भी आ जाएगा, उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल आपका कैथोड भी आ जाएगा, और वो एक आपको रिडक्शन पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं रिडक्शन में, है ना, तो दोनों ही हाफ सेल क्रिएट हो जाएंगे। कब, 298 केल्विन टेम्परेचर यानी ईएमएफ कंडीशन पे। तो सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन जो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में है स्पीशीज के, है ना, उसको हम किस टाइप में लिखेंगे वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप में इसको लिखते हैं। तो ये था आपका एसएचई जो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आता है कि इस टाइप में इक्वेशंस दे के रखा हो तो आप समझ जाना कि मैं एसएचई की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ। ओके, एक और चीज बतानी थी मुझे इसमें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल का जो E0 सेल होता है वो ऑब्वियसली कितना होगा, 0। ये आपको न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है, जिसकी मैं जिक्र करूंगी कि इसमें E0 सेल मतलब कि यहाँ पे एक और आपका रिएक्शन देके रखा होगा Zn के साथ या कॉपर के साथ, फिर आपके साथ हाइड्रोजन दिया होगा, आ रहा है समझ में। ऐसे 2 रिएक्शंस आपको गिवन होंगे, तो आपको आप क्या करते हो, एनोड में से कैथोड में से एनोड को माइनस करते हो ना, ई सेल निकालने के लिए, दैट इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करते हो। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पे है ना 0 लेते हैं हम वैल्यू E0 सेल, अगर आपको इस टाइप में हाइड्रोजन का रिएक्शन गिवन होगा तब की बात कर रही हूँ, क्लियर। चलिए, तो अब देखते हैं किस टाइप में क्या क्या इक्वेशंस है, आगे उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले आप देखोगे
कि इसमें अलग अलग टाइप के रिएक्शंस इक्वेशंस गिवन है ना, जो हमारे इतने इतने ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसा मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ध्यान रखने के लिए, तो E0 सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 हो जाता है, ये भी आपको बता दिया था। अगर देखो इस स्टेप में आपको रिएक्शन भी मैं आपको बता ही देती हूँ, अगर कैसे लिखना होगा। जैसे मान लो प्लेटिनम है, फिर हाइड्रोजन दे दिया, ये प्लेटिनम आपका क्या होगा सॉलिड, हाइड्रोजन आपको दे दिया 1 बार पे, फिर H+ दे दिया आपको एक्वस यानी 1 मोलर, यानी ये आपका क्या हो गया SHE आ गया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटा पता है, वो लोग ऐसे सॉल्ट ब्रिज डाल देंगे, ऐसा सॉल्ट ब्रिज डाल दिया। अब फिर देखो कॉपर +2 एक्वस 1 मोलर ऐसे, और फिर कॉपर, इस टाइप में रिएक्शन होगी, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये वाला तो किसका है SHE का है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये कॉपर का है। ओके, अब इस केस में आप क्या करोगे, तो आपको मान लो ये आपको देके रखा है दैट इज 0.34 वोल्ट है ना, और हम कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है हाफ सेल की दैट इज करस्पॉन्डिंग टू, हम रिएक्शन के हिसाब से ही जाते हैं, मतलब कॉपर का कितना दिया होगा तब हम माइनस करेंगे इसमें से, वो मैं आपको न्यूमेरिकल में कराऊंगी। अभी खाली आप अभी के लिए इतना समझो, क्लियर। अब अगर मुझे EMF निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, माइनस कर देती हूँ, ओके, जो चीज़ मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगी, राइट। तो इसमें क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखे, राइट हैंड साइड पे क्या लिखे, इस टाइप में होता है कि जिसमें पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या होगी और नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ओके है ना। तो सबसे पहले देखो मैं एक हाफ सेल वाला जो रिएक्शन है उसी में आगे प्रोसीड करते हूँ, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि यूजफुल होते हैं हमारे रिएक्शंस के अंदर, क्योंकि इसमें इसका ज़ीरो हो जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इसका कैथोड माइनस एनोड करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट जीरो ही आएगा, क्लियर। अगर कोई वैल्यू होती है कॉपर की या जिंक की तो हम ले सकते हैं, बाकी हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कुछ सिलेक्टेड हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन का है ना, वो भी आपके दे के रखे हैं, टेबल आपको टेबल मिलेगा 3.1 में, लेकिन आप ध्यान रखना एग्जाम में आपको E0 सेल की वैल्यू आपको गिवन ही होगी, सो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आप देखोगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है अलग अलग इलेक्ट्रोड में है ना, वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, अलग अलग टाइप से रहता है, क्लियर। जो आपको टाइट्रेशन में या आप देखोगे कि स्टेबल कंडीशंस में सिमिलरली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, अलग अलग फ्लोरीन आयन है, टेंडेंसी ले लो फ्लोरीन की, देयरफॉर फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फ्लोरीन आयन जो क्या होता है कि अगर वो किसी के साथ रिएक्ट कर लेता है फ्लोराइड आयन बना लेता है तो वो वीक बन जाता है। अगर एक आयन पहले स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर वो आयन बना लेगा तो वो वीक हो जाएगा, क्लियर ना। तो फ्लोरीन पहले गैस है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आयन बना फ्लोराइड तो वो वीक हो गया, ओके तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहला गया। ऐसे अब बात कर लो लिथियम की, तो लिथियम क्या होता है कि लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैरी करता है, तो वो इंडिकेट करता है लिथियम दैट लिथियम आयन जो होता है उसमें वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वाइल लिथियम मेटल की बात करें तो उसमें मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, राइट। तो ये सारी चीजें आपको दे के रखी है टेबल 3.1 में, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। आप कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इसमें आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है, जब आप डिक्रीज करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना तब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे कि वो इंक्रीज भी होगा अगर रिड्यूसिंग पावर ऑफ दी स्पीशीज राइट हैंड साइड पे रिएक्शन की बढ़ेगी तो, ठीक। तो ये एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है, अगर आप बढ़ाओगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो बढ़ेगा, कम करोगे तो कम होगा इस टाइप में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है वो एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। तो पीएच डिटरमाइन करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं। और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट याद है मैंने आपको पिछली बार कराया था KSP, ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है KC होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। और अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी यूज किया जाता है, ओके। अब आपको है ना ये वाले चैप्टर में अभी तक ये सारे इक्वेशंस थे, जो थोड़ी बहुत थियोरी है वो आप लोगों को क्या करना है टेक्स्ट बुक में से अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना रहे। कोई प्रॉब्लम होगा है तो आपको है ना मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। चलिए अब इसके बाद आप लोगों को सम्स है जो दे के रखे हैं वो मैं आपको इंटेक्स क्वेश्चंस कराने वाली हूँ,
तो थोड़ा बहुत उसमें आप लोग ध्यान रख लेना कि क्या करना है इंटेक्स क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके इंटेक्स क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहले इसके इंटेक्स क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है 3.1 में, देखोगे आप 3.1 के अंदर कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम दैट इज Mg+2 से Mg, यानी आप ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? यस, तो क्वेश्चन ऐसा बोला है 3.1 में कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, ये था Mg+2 से Mg। क्लियर है ना? तो देखो कैसे आप डिटरमाइन करोगे Mg+2 से Mg, ये इंटेक्स क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। ओके, चलिए तो इंटेक्स क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्टैंडर्ड निकालना है, तो उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप Mg+2 से Mg जाओगे तो उसको कैसे मेजर करोगे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले आपको पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ बोला है। तो चलिए देखते हैं, मैं इक्वेशन लिख रही हूँ। Mg से Mg+2 गए, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, एक्वस 1 मोलर, ठीक है। अब उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज लग गया। ओके, अब वो स्टैंडर्ड यानी H+ एक्वस 1 मोलर कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे देखोगे 1 मोलर दैट इज फिर वापस H2 गैस है, इस वजह से यहाँ पे आप क्या एक काम करते हैं, यहाँ पे गैस लिख देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 बार, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो मैंने आपको इससे पहले बताया था SHE के लिए, राइट। तो इसको लिखना है इस टर्म में ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। प्लेटिनम सॉलिड इस स्टेप में लिख दिया, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे, इसका EMF डिटरमाइन करना है, तभी तो पता चलेगा कि क्या है। तो इसमें आप देखोगे कि इस EMF का जो सेल है वो मेजर्ड होगा, EMF स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, और हमारे पास हाइड्रोजन है, राइट। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि E जो है वो क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, राइट। तो Mg से Mg+2 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है बेटा, एनोड पे होता है, राइट। तो कैथोड पे तो क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है, तो E0 सेल फॉर व्हाट, हाइड्रोजन इज 0। आपको पहले है ना ये नहीं करना, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, यानी कि आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि E0 फॉर हाइड्रोजन, ओके, E0 फॉर हाइड्रोजन, वो जो है आपके पास H+H2 ऐसे बताओगे, उसके बाद माइनस करोगे, दैट इज E0 फॉर Mg+2 से Mg, ऐसे बताओगे, राइट। अब E0 हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है, दैट मीन 0 हो गया, माइनस आपके पास मैग्नीशियम की वैल्यू बेटा यहाँ पे है ना गिवन होगी, कुछ भी गिवन होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम ले रही हूँ, मान लो आपको एग्जाम में यहाँ पे 1.1 दे के रख दिया हो, 1.1 वोल्ट दिया हो, क्लियर। तो वो चीज आपको यहाँ पे गिवन होगी जिसके साथ आपको कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मैग्नीशियम की गिवन होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा फॉर ई सेल के लिए, दैट इज माइनस, अभी मैंने 1.1 सपोज किया है तो मैं इसका आंसर लिख दूंगी -1.1 वोल्ट। ये सिर्फ मेरा सपोजिशन है, मैं आप सिर्फ सपोज कर रही हूँ कि शायद इसमें ये वैल्यू दिया होगा, लेकिन इस टाइप में आपको रिएक्शन होगी। फिर बोलेंगे सेल ई सेल, ये हमने क्या निकाला बेटा, ई सेल निकाला, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है E0 कैथोड माइनस E0 होता है, लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के लिए E0 सेल E0 हाइड्रोजन की वैल्यू 0 हो जाती है, इस वजह से ये आपकी वैल्यू गिवन होगी, माइनस वही आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट। ऐसा बोला है कि क्या आप स्टोर कर सकते हो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, किसमें, जिंक में, जिंक पॉट के अंदर, ऐसा बोला है, राइट। तो आपको इसके लिए तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो आप देखोगे कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन कॉपर। एक बात ध्यान रखो, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जिंक डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को सॉल्ट सोल्यूशन में से, ओके। क्योंकि देखो मैं अभी आपको रिएक्शन लिख के बताऊंगी, तब आपको क्लियर होगा कि कैसे डिस्प्लेस करता है। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन
कॉपर। ये बात आपको पता है? यस, ये बात आपको पता चल गई तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, देयरफॉर हम कह सकते हैं, मैंने अभी बोला कि जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कैसे? अब उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से, तो इसके बाद ये लिखोगे। फिर देखो, अगर आपको बोलना है कि इफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज स्टोर्ड इन अ जिंक पॉट, यही बोला था ना इसमें कि अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को स्टोर करते हैं जिंक पॉट के अंदर, तो क्या होगा कि है ना, जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा। जिंक विल डिस्प्लेस एंड कॉपर फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, जिंक उसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ किया, राइट, तो क्या बना? कॉपर सल्फेट प्लस Cu। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ क्या है मेन, कि कॉपर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे Zn प्लस USO4 किया तो यहाँ पे क्या आ गया? ZnSO4 प्लस कॉपर आ गया। क्लियर है ना? तो ये रिएक्शन हमारे पास होगी ZnSO4 प्लस कॉपर। तो देखो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ? ZnSO4 प्लस कॉपर इस स्टेप में रिएक्शन हुई, ठीक है ना? तो ये आपका रिएक्शन था, इस वजह से हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ जिंक पॉट। हम कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज जिंक डिस्प्लेस कर जाता है कॉपर को, राइट? तो ये था इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम आगे बढ़ते हैं। 3 में क्या बोला है जरा ध्यान देना। थर्ड में बोला है कि कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। यानी कि आपको 2-3 कंडीशंस दिए गिवन है, उसके बेसिस पे आपको सिर्फ बताना है कि क्या आप टेबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बता सकते हो कि 3 सब्सटेंसेस है उसके हिसाब से। तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सब्सटेंसेस दैट आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन फेरस आयन कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस। जैसे कि फेरस +2 है, ठीक है ना, तो Fe+3 में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, उसका आपको दे के रखा है -0.77 वोल्ट। ये आपको, ये जो सारी वैल्यूज होती है ना E0 सेल की वैल्यूज, वो टेबल पे से आती है। और जो टेबल की मैं आपको जो बोलूंगी, जो जो वैल्यूज लर्न करनी है वो आपको लर्न भी कर लेना है। शायद एग्जाम में ना भी दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, बट ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ओके, पर कुछ की नहीं होती तो आपको कर लेना है। तो जो सब्सटेंस, देखो, सब्सटेंस दैट आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन फेरस आयंस कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस। डायरेक्टली Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो Fe+2 से Fe+3 और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो यहाँ पे इसकी ये वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अब ये इंप्लाई करता है कि जो सब्सटेंस जो होता है उसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा देन +0.77 वोल्ट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन टू फेरिक। ये फेरस है और ये फेरिक में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो 3 सब्सटेंसेस है दैट कैन डू सो, तो हम कह सकते हैं कि F2Cl2 एंड O2 तीनों जो है वो इस टाइप से रिड्यूस होते हैं। तो कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।